नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुका है। विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच ये तीनों कृषि कानून निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा से पास हो गया। सदन की कार्यवाही 12 बजे के बाद शुरू होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल को पारित कर दिया गया। इसके बाद ही दोपहर 2 बजे के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और ध्वनि मत से उच्च सदन से भी बिल पास हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। एमएसपी पर कानून की गारंटी बनाने की मांग पर सहमति जताते हुए विपक्ष भी इस पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष लोकसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एमएसपी पर तत्काल कानून बनाने की मांग भी की। विपक्षी नेताओं के हंगामे के मद्देनजर दोनों सदनों को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा और फिर राज्यसभा में तीनों कृषि कानून रद्द करने का बिल पास होने के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि किसानों की अगली मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। सरकार कमेटी बनाने की बात तो कह रही है, लेकिन कमेटी में कौन कौन होगा, कितने दिनों में ये रिपोर्ट देंगे, इस बात को साफ नहीं किया गया। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने मांग की है किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए उन्हें वापस लिया जाए। साथ ही जो किसान मारे गए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और मारे गए किसानों के परिवार को आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। आज के दिन जब पार्लियामेंट में ये बिल जा रहा है वापस होने के लिए, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। जब जनवरी फरवरी में यहाँ पेंडेमिक चल रहा था तब भी मैं आया था, अपनी सेवाएं दी थी, आंखों के कैंप लगाए थे स्किन के लिए और बहुत सारी लोईज और जो भी चीज़ें चाहिए थी वो दी थी। और फिर जब 19 को ये अनाउंसमेंट हुई गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर, तब भी मैं पंजाब में ही था। तो आज फिर बहुत बड़ा दिन है क्योंकि पार्लियामेंट में बिल वापस होना है। देखो, संसद में जो बैठक हो रही है और संसद में जो होगा हमारी भी निगाह उन पर ही है। जो उधर होगा पास उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे सारी कि हमको अब क्या करना चाहिए, कि सरकार ने ये कर दिया है और आगे हमने क्या करना है। जो संसद में होगा उसी पर हमको चर्चा करना लगेगा। हमारी निगाह जड़ी है उधरे लगी हुई है भी कब उधर से कोई मैसेज कैसा कैसा आता है, उसी पर चर्चा करके अगला जो प्रोग्राम है फिर हम देखेंगे। कानूनों के वापसी बिल पर दोनों सदनों के मुहर लगने के बाद भी सोनीपत कुंडी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है। कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद किसान नेता योगेंद्र यादव का बयान भी सामने आया। योगेंद्र यादव ने आज के दिन को लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन बताते हुए कहा है कि तीनों कानून जिस काले तरीके से लाए गए थे उसी तरीके से उनको वापस लिया गया है। संयुक्त मोर्चे ने पहले दिन से एमएसपी को अपनी प्रमुख मांग में रखा है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, एमएसपी की मांग हमने आज नहीं जोड़ी है, दिल्ली आने के बाद नहीं जोड़ी है। 14 अक्टूबर को जब पंजाब के संगठनों ने 14 अक्टूबर पिछले साल जब पंजाब के संगठनों ने पहला मेमोरेंडम दिया था, तब उसमें एमएसपी के 3 पॉइंट जोड़े गए थे। एमएसपी की मांग थी, है और रहे। तो किसान नेता योगेंद्र यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बार फिर से बैठक होगी और इस बैठक में आगे का फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी ये कोई हमारी नई मांग नहीं है, ये मांग हम पहले से ही करते आ रहे हैं। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक एमएसपी पर कानून की गारंटी हम मांगते रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा कोई ये कह रहा है कि अब एक नई डिमांड हमने कर दी है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये हमारी पुरानी डिमांड है जिस पर हम आज भी अडिग हैं और हम एमएसपी पर कानून की गारंटी लेकर रहेंगे, ये यहाँ पर योगेंद्र यादव कहते हुए। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से इन काले कानूनों को लाया गया, उन्होंने काले कानून इनको कहा, उसके बाद जिस तरीके से लाया गया उसी तरीके से इनको वापस ले लिया। ये लोकतंत्र की जीत हुई है।
लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद टिकरी बॉर्डर के आंदोलनकारी किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली। किसानों ने कानून वापसी के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होती हैं, कोई भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर सड़क मोर्चे को छोड़कर घर वापस नहीं लौटेगा। वहीं एमएसपी पर कानून, शहीद किसानों के लिए मुआवजा, नौकरी के साथ साथ कई मांगों को भी पूरा करने की मांग किसानों की ओर से की गई है। पार्लीमेंट जो वापस हो गए, लोक सभा जो वापस होने हैं, उस तो बाद राष्ट्रपति के दस्तखत होने तो बाद ही कंप्लीट होनी है गल। जे ये सारा अमल लागू हो जाए, मान लेने कि जो कानून आ वापस हो चुकी है, पर इतने साल पर बैठे तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ खड़िया हुई हैं, उन्होंने मंगों का भी सरकार को हल करना पैना। लगभग 700 के उत्ते शहीदियां हो गई, उन्होंने परिवारों को लाजमी कोई ना कोई सहायता देनी चाहिए है। हरियाणे दे विच, दिल्ली दे विच 26 जनवरी को मतलब होए केस बने हैं। जे रौला मुक गया, कानून वापस हो गए, वो केस वापस क्यों ना ले जान। लखबीरपुर खीरी की घटना है, वह मुंडा फड़ के अंदर कराया हुआ है, वो तो 120 लग के परचा दर्ज होया हुआ है, तो वह मंत्री पद से बैठा। अगर आज लोकसभा में कानून पास हो गया तो ये भी हमारे आंदोलन की जीत है, मगर जितनी देर राज्यसभा में पास करके राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हो जाते, ये हमारी मुख्य मांग थी, सबसे मुख्य मांग, ये पूरी हो जाएगी। मगर इससे कम नहीं है एमएसपी की मांग, न्यूनतम खरीद मूल्य की मांग, वो इसी लोकसभा में पारित करना है या कैसी कमेटी बनानी, उसकी शर्तें क्या होंगी, ये सारा कुछ जितनी देर किसान आगुओं के साथ बैठकर, इसके अलावा जो लखीमपुर खीरी में कांड रचाने वाला मंत्री है उसको बर्खास्त करना, जो किसानों को शहीद करने वाले गाड़ियों के नीचे देकर उनको सख्त से सख्त सजा देनी। भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहा सूबा आगू स्त्री विंग। हरेंद्र जी, सबसे बड़ी डिमांड थी कानून वापस, घर वापस, बिल्कुल लोकसभा में भी पास हो गया। बिल्कुल साडी जे मांग थी कि कानून वापस होंदे तो असीं घर वापसी करांगे। कुछ जो मंगां ने साडियां डिमांड्स ने वो इत्थे मोर्चे दौरान बनियां ने, जैसे तीन कानून रद्द कराउण दी मंग है, बिजली एक्ट 2020 है, वातावरण वाला कानून है, एमएसपी दी मंग भी साडी बराबर सीगी। 11 गेट दी मीटिंग भी होई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ये गल्लां ਚੱਲੀਆਂ। 11 गेट दी मीटिंग तो बाद ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ सोचो, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, पीएम मोदी ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਪੁੱਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਪਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। केंद्र सरकार की ओर से आज लोकसभा में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि अब किसानों को भी दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन को खत्म कर अपने घरों को लौट जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार जल्द ही एमएसपी पर कमेटी का गठन करेगी। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला आज सिरसा में अपने निवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान ये बातें उन्होंने कही। देखिए, आप और हमारे जैसे लोगों का जो चिंतन करते हैं, जो सोचते हैं, जिस इशू पे शुरू किया गया था वो मामला तो ठीक हो गया, उस पर तो वापस जाना चाहिए। और डेमोक्रेसी है, मांग है तो बाद में इसके साथ लिंक नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने नौकरी घोटाले को लेकर सरकार को जमकर घेरा। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार की नीति घोटाले दबाव, घोटालेबाज को बचाव की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार 3 जुमलों पर कायम है। राज खुलने से पहले ही एक नई स्कीम चला दी, घोटाले दबाओ, घोटालेबाज बचाओ योजना। अटैची कांड को भी 2018 के कैश फॉर जॉब स्कैम की तरह दबाया जा रहा है। साथियों, खट्टर सरकार की एक कला मशहूर है, कितने ही घोटाले हों, कितनी ही नौकरियां बिकें, मुख्यमंत्री जी के 3 जुमले कायम हैं: पारदर्शिता, मेरिट
बिना पर्ची बिना खर्ची। 7 साल में 32 पेपर लीक हो गए, मंडी लगाकर बिके, भर्ती घोटाले उगड़े। 7 साल में कोई जांच, 32 के 32 पेपर लीक घोटालों की कोई जांच आज तक परिणाम तक नहीं पहुंची। खट्टर सरकार हर नौकरी भर्ती घोटाले को हाथ की इस सफाई से बचाती है कि इनके कमीशन के चेयरमैन साहिबान, कमीशन के मेंबर साहिबान, सरकार में बैठे सफेदपोश वो साफ बच निकलते। अदालतें फटकार लगाती रहती, लेकिन खट्टर साहब की पुलिस जानबूझकर सबूत अदालत में पेश ही नहीं करती। पलवल के लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क और परिवार समिति की बैठक हुई। बैठक में 14 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 12 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया। समिति की बैठक में 6 शिकायतकर्ता मौजूद नहीं रहे और 1 शिकायत को पेंडिंग रखा गया। पुलिस के खिलाफ 3 शिकायतों की जांच की बात कही गई। 4 का निपटान पहले ही किया जा चुका है। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा में कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने की, जबकि संचालन पलवल के डिप्टी कमिश्नर कृष्ण कुमार ने किया। फरीदाबाद में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। साथ ही फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक राजेश नागर सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे और 2 दिवसीय अंत्योदय परिवार मेले का रिबन काटकर उद्घाटन किया। मौके पर ही लोगों की समस्याओं को दूर किया। जिसकी जरूरत हो भाई, एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर में किसका इंटरेस्ट है, उद्योग क्षेत्र में उद्योग में है, आय से कम उसकी मान लो आय में 1,80,000 से कम है उसको लोन। ये सारी स्कीम जो प्रदेश की जो स्कीम है उसको लागू करना और अंतिम व्यक्ति जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाना, ये सरकार का कर्तव्य है। और इसके लिए मेले का आयोजन है। हमें सभी साथी मिलकर इस मेले का आयोजन रखा है और मेले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं और जो लिस्ट है उसका सबको लाभ मिले। हर चीज़ का जितने मेलों से और जितने लोगों के प्रचार प्रसार से ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, उससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों में जागृति होगी। लोग अगर रह जाते हैं आने वाले समय फिर उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये काम की विकास की सरकार है। अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ मिले और जो प्रधानमंत्री ने करना था किसानों को लिए कर दिया, किसानों के हित में करा था और देश के हित में वापस ले लिया। अब महेंद्र जी का कोई कहने का उचित इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इस तरह के मेले का आयोजन किया, क्योंकि कई युवाओं को ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती कि भाई किस तरह से कहाँ पर उनकी मदद हो सकती है। तो यहाँ पर सारे विभाग, सारे अधिकारी और डिपार्टमेंट एक ही छत के नीचे हैं और उनको यहाँ पर आकर उनको लाभ मिलता है। तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार मेले यानी कि अंत्योदय मेले का शुभारंभ यहाँ पर हो चुका है और इसको लेकर आपने सुना कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का ये कहना है कि ये अंतिम व्यक्ति तक यानी कि जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है उसको भी इसका लाभ होगा और इसी मकसद के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया है, इस योजना को शुरू किया गया है। और ऐसे जो मेले हैं आने वाले समय में प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग ज़िलों में और भी लगने वाले हैं। वह इस मेले में पहुंचे एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने आरोप लगाया कि उनकी विधानसभा से जो लाभार्थियों की लिस्ट तैयार की गई है उसमें ज्यादातर लोग फर्जी हैं। ऐसे में ये सरकारी पैसों का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि लिस्ट में शामिल एक व्यक्ति को जब फोन लगवाया गया तो उसने बताया कि उसकी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है। उसने इस योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। उन्होंने कहा कि सालों से बंद पड़ी प्रेस कॉलोनी, जहां
अब कोई नहीं रहता है, उस एड्रेस से भी कई लोगों को फर्जी तौर पर लिस्ट में शामिल किया गया। कॉलोनी के हैं, जो कि सबको पता है कि प्रेस कॉलोनी आज बंद हो चुकी है, वो क्वार्टर सरेंडर हो चुके हैं, ना वहाँ कोई रहता है, ना वहाँ बिजली का कनेक्शन है, उनके नाम भी फर्जी डाल दिए गए हैं इसके अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी अफसरों की, शासन की, प्रशासन की, भाजपा की। क्या वो उन योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं? ये फर्जी नाम और गलत नाम इसमें नहीं, योग्य लोगों को तो इसमें इंक्लूड ही नहीं किया, सिर्फ सिफारिशियों को इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। अब देखो ना, मेले के अंदर जितने लोग आए हैं, ज्यादातर से आप पूछना जो यहाँ भटक रहे हैं वो वास्तव में गरीब है, उनका नाम ही नहीं है लिस्ट के अंदर, सिर्फ खाना पूर्ति करी है। हालांकि एक सरकारी अफसर ने मुझे बताया, बड़ी हैरानी हुई मुझे सुन के, कि आपने आज मेला लगा दिया, पूरे मंत्री आए हुए हैं, हमारे सारे विधायकगण आए हैं, वो कहते हैं ये सेंट्रलाइज लिस्ट है और ये कल ही आई है हमारे पास। ये बिल्कुल आनन फानन में किया हुआ कार्य है, जल्दबाजी के अंदर, और सरकारी पैसे का ये बहुत बड़ा। कैथल के पंचायत भवन में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 19 विभागों के माध्यम से 27 स्कीमों के लिए स्टॉल लगाए गए थे। मेले में कैथल के विधायक लीलाराम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उपायुक्त प्रदीप दहिया भी मौजूद रहे। कैथल के उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य गरीब व्यक्तियों का उत्थान करना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसका नाम है अंत्योदय ग्राम उत्थान योजना। उसके तहत पूरे प्रदेश में ये स्कीम चलाई गई है और इसमें 19 विभागों को लेकर के 57 अलग अलग स्कीमों के तहत उन परिवारों को जो हरियाणा प्रदेश के सबसे गरीब परिवार हैं उनको ऊपर उठाने की योजना है। इस पे एक पैमाना लिया गया है जिसमें कि जिसकी प्रति वर्ष आय 1,80,000 से नीचे है, उन परिवारों को लिया जाएगा। और इसमें मुख्य तौर पर ये लिया गया है जिस परिवार की फैमिली आईडी बनी हुई है, उन परिवारों को इसमें शामिल किया गया। और इसमें ये भी दिया गया कि जो युवा साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो किसी स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हैं, ये प्रावधान भी सरकार ने इसके बीच में रखा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम शुरू की है जो उनके बिल्कुल दिल के करीब है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इसके तहत हमारे ज़िले में पहले चरण में 1682 फैमिलीज़ थी जिनका हमें प्रयत्न करना है कि एक साल में 1,80,000 ऊपर से आय हो जाए उनकी। और वो कैसे होगी? सब रोजगार के माध्यम से, या फिर सरकार कोई टेम्परेरी वर्क है, लेबर लगाती है कहीं पे, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो अभी प्रोसेस में है तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। कहीं डीसी रेट निकलती है तो इन लोगों को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। कोई मार्किंग स्कीम नहीं है वो, लेकिन हमें इंश्योर करना है, पहली प्रेफरेंस ये है कि सब रोजगार लोग अपना काम करें। वो काम कैसा हो सकता है? 19 विभाग और संस्थाएं हैं जिनके तहत 57 हमारी योजनाएं हैं, जिनमें हमारे सर्वे जो हैं वो 1690 फैमिलीज़ के हो चुके थे पहले चरण में। अब नया जो डेटा आया है उसके हिसाब से 9,955 9955 फैमिलीज़ हैं जो 1682 उसी में आते हैं। महम में रोहतक महम वाया हांसी रेलवे लाइन के चल रहे कामों का बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने निरीक्षण किया। सांसद जांगड़ा ने बताया है कि 23 नवंबर को रेलवे बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें अधिकारियों ने बताया है कि दिसंबर 2022 तक रेलवे लाइन चालू हो जाएगी। वहीं निर्माण कार्य में कई खामियां भी पाई गई, जिसको लेकर रेल मंत्री और मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। कुछ किसानों ने मुआवजे का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जब तक अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा नहीं मिलता है तब तक रेलवे लाइन को शुरू नहीं होने दिया जाएगा।
जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला झज्जर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक ध्वनिमत से पास हो चुका है। ये अच्छी बात है। हालांकि दिग्विजय चौटाला ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस विषय पर केंद्र से बात भी करेंगे और अगर वहां बात नहीं बनती है तो भी हरियाणा में दर्ज मुकदमे वापस होंगे। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि किसानों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है और किसानों की जो भी मांगे हैं उनको सरकार पूरा करेगी। आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला बहादुरगढ़ में जेजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाले जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर जो समारोह होना है उसका न्योता दिया और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को इस समारोह में पहुंचने की अपील की। कुछ लोगों को जिम्मेदारी भी सौंपी। इस बात के शुरू से पक्षधर थे कि कानून और इस पर फैसला बहुत जल्द होना चाहिए। देर से हुआ उसका हमें खेद है, मगर फैसला हुआ इस बात की हमें खुशी है। अब किसान अपने घरों को लौटेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। किसान तो कह रहे हैं कि वापसी नहीं होगी, अभी डिमांड्स बाकी है। खुला पत्र प्रधानमंत्री को लिखा था, हम उनकी डिमांड्स के पक्ष में हैं। एमएसपी की बड़ी बात वो कह रहे हैं। एमएसपी पर फैसला एक दिन में नहीं हो सकता, ये आप और हम सब जानते हैं। सरकार को इसके लिए कमेटी फॉर्म करनी चाहिए। इनके लोग, एसकेएम के लोगों को ही उसमें जगह दे देनी चाहिए और उनके साथ मिल बैठ करके अगले आने वाले 5-7 महीनों में फैसला कर लेना चाहिए, जिससे कि ये भी सहमत हो जाए, सरकार भी उस बात पर सहमत हो जाए और सबके मिला जुला। इस बात के शुरू से पक्षधर थे। पंजाब और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की बहस में पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने स्कूलों की लिस्ट जारी नहीं की है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 250 स्कूलों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने परगट सिंह को रविवार शाम तक लिस्ट देने को कहा था। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री मैदान छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से आग्रह किया है कि वो शाम तक 250 स्कूलों की लिस्ट जारी कर दें। पंजाब के लोगों का हक बनता है कि पिछले 5 साल में उनकी सरकार ने स्कूलों के लिए क्या क्या किया है, ये सबको पता चलना चाहिए। तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से यह बड़ा चैलेंज किया गया है पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह को, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमने दिल्ली के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की है, उसी तरीके से पंजाब के शिक्षा मंत्री को, पंजाब के मुख्यमंत्री को भी अपने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करनी चाहिए। और परगट सिंह ने जिस तरीके से लिस्ट जारी नहीं की है, उससे ऐसा लगता है कि परगट सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री मैदान छोड़कर भाग गए हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने जिस तरीके से काम स्कूलों के लिए उनको करना चाहिए था वो नहीं किया और इसीलिए वो लिस्ट जारी करने से परहेज कर रहे हैं। भिवानी के देवीलाल सदन में जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने संबोधित किया। कार्यक्रम में रैली के भिवानी प्रभारी संजीव मंदोला ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपील की कि वो 9 तारीख को झज्जर में होने वाली रैली में शामिल होने जरूर पहुंचे। जेजेपी के शहरी प्रभारी और भिवानी नगर परिषद के उप चेयरमैन मामन चंद ने कहा है कि भिवानी से कार्यकर्ताओं का जत्था निकलेगा। ये बात आम आदमी तक कैसे पहुंचे, आम आदमी तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने के लिए और पार्टी की गतिविधियों को पहुंचाने के लिए हमने यहाँ पे आज ड्यूटियां लगाई, जिसको पार्टी में हल्का को जोनों में बांट करके एक टीम के रूप में हम 1 और 2 तारीख को भी हल्का स्तर में हर गांव में जाने का काम करेंगे और आम आदमी तक पार्टी गतिविधियों को पहुंचा करके 9 तारीख में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। कोरोना के बदलते स्वरूप को लेकर गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग खासा सतर्क हो गया है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव ने निजी अस्पतालों और लैब संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। सिविल सर्जन ने कहा है कि गुरुग्राम मेडिकल टूरिज्म का हब है
ऐसे में सभी अस्पताल जहां पर विदेशी मरीज आते हैं, विशेष उनका ध्यान रखा जाए। हालांकि गुरुग्राम में अभी तक नए वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब खबर नारनौल से है, जहां जिले के वो परिवार जो आर्थिक रूप से अब तक विकास की दौड़ में थोड़ा पीछे छूट गए, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने और उनमें कौशल विकास विकसित करने के उद्देश्य से नारनौल खंड के लिए लगने वाले पहले अंत्योदय मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 29 और 30 नवंबर को लघु सचिवालय के पास सभागार भवन में लगने वाले इस 2 दिवसीय मेले के प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए सभागार भवन में मॉकड्रिल की गई। पहले दिन लगभग 1000 लाभार्थियों को निमंत्रण दिया गया। इस बारे में एसडीएम मनोज कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया। न केवल उन गरीब परिवारों परिवार उत्थान अंत्योदय मेला, इस स्कीम के तहत 50,000 से कम जिन परिवारों की इनकम है और परिवार पहचान पत्र के आधार पर जो चिन्हित हुए हैं, उन 50,000 से कम आमदनी वाले परिवारों को, लोगों को हमने आज बुलाया है। और ये मेले इस प्रकार के सभी ब्लॉकों में लगेंगे। नारनौल ब्लॉक में आज और कल, ये आज से शुरू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।